बच्चे सेक्शन 26 देखा था हमने, रेक्टिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। तो अगर किसी पर्सन को अपने इंस्ट्रूमेंट में, अपने किए हुए कॉन्ट्रैक्ट में कुछ चेंज करना है तो वो कोर्ट में अप्लाई कर सकता है। तो अगर वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए अप्लाई कर रहा है तो वो उसमें रेक्टिफिकेशन के लिए बोल सकता है कि मुझे स्पेसिफिकली ये वाले चेंजेस करवा के दो। फिर हमने देखा था सेक्शन 27 जो क्या है, रेसेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, जिसमें क्या होता है रेसेशन मतलब, वेरी गुड, कि कैंसिल करा लेना, पुटिंग एन एंड टू अ कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर मुझे लग रहा है कि ये आगे फीजिबल नहीं है, ये मेरे साथ फ्रॉड कर रहा है, ये मेरे साथ मिसरिप्रेजेंट कर रहा है, तो मुझे क्या कराना है, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कराना है, मुझे खत्म करवाना है। ऐसे हमने 4 पॉइंट्स पढ़े थे जब कैंसिल नहीं हो सकता। कब नहीं हो सकता, जब आपने रेटिफिकेशन करा लिया है और हाँ कॉम्प्रो कर लिया है, पीछे पूछ रही थी, चेंजेस इन सर्कमस्टेंसेस हो गए हैं, ठीक है। तो आप, अब जो बिल्डिंग बननी थी वो आधी से ज्यादा बन गई है तो आप रीस्टोर नहीं हो सकती, वेरी गुड। थर्ड पार्टी ने अपना गुड फेथ में इन्वॉल्वमेंट किया है, ठीक है। और लास्ट पार्ट में नहीं हो सकता, इनसेवरेबल है, इसलिए भी हम कैंसिल नहीं करेंगे। इसके बाद है रेसेशन इन सर्टेन सर्कमस्टेंसेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल और लीज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो जो आपने पढ़ा ना बच्चे, एक बार हमने ऐसे ही एक अलग सेक्शन 13 देखा था परचेजर और लेसर के लिए, परचेजर और लेसी के लिए, उसी के लिए है कि उनके केस में अगर उनको कैंसिल कराना है तो क्या होता है। तो पहले ब्लॉक बना लो इसमें, सेल और लीज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, सेल और लीज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है। अब इसके केस में अगर ऐसे कुछ सर्कमस्टेंस जब कैंसिल कराना है तो इसके लिए अलग से सेक्शन दिया हुआ है, बाकी वो सब चीज सेम है, ठीक है। लिखा है कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट है किसका, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट सेल और लीज का है, ठीक है, ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो परचेजर और लेसी डज नॉट विद इन अ पीरियड अलाउड द डिक्री टू फर्दर पीरियड द कोर्ट अलाउ पे द परचेज मनी और सच अदर सम विच द कोर्ट ऑर्डर्स हिम टू pay. Vendor or lessor may apply the same suit in which decrees have the contract rescinded on such application the by order this kind the contract either so। अब क्या हुआ है, परचेज सेल हो रही है, ठीक है, हमने हो सकता है कुछ एडवांस मनी दिया है, लेकिन हमको अब क्या करना है, उसको कैंसिल करना है, तो वो कैंसिल के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो सामने वाले को जो भी डिपॉजिट मनी दिया है या उसको जो भी एडवांटेज हुआ है अभी तक, इनकी जो परचेज और लेसी में जो भी आपको लीज अमाउंट एडवांस में मिला था वो रिफंड करना पड़ेगा, और कुछ भी नहीं। इस पे रीड लिख लो सेक्शन पे, वेर अ कॉन्ट्रैक्ट इज रिस्काइंडेड, जितना भी आपने देखो लिखा है, डायरेक्ट द परचेजर और लेसी इफ ही हैज ऑब्टेन्ड पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी अंडर द कॉन्ट्रैक्ट टू रीस्टोर सच पोजेशन टू द वेंडर। इसको ऐसे समझो, एक पर्सन है चंपू नाम है, ठीक है, एक पर्सन है पप्पू नाम है, ये नेम्स ठीक है, गुड। अब चंपू ने क्या किया है, पप्पू साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है कि मैं अपनी प्रॉपर्टी तुझे बेचना चाहता हूं, ठीक है, इसका मुझे 1 करोड़ रुपीस चाहिए। 1 करोड़ रुपीस में कुछ ना कुछ एडवांस देगा वो उसको, ठीक है। अब अगर एडवांस दिया है और प्रॉपर्टी में रहने लग रहा है, सिर्फ एडवांस देके फुल अमाउंट नहीं दिया है, प्रॉपर्टी में रहने लग गया है पप्पू, तो अब रहने के बाद 1 महीना रहने के बाद कह रहा है कि यार मजा नहीं आया यार, मुझे नहीं रहना, तुम्हारी प्रॉपर्टी में भूत वूत आते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता, पानी की दिक्कत है, मुझे डर लगता है इधर पे, अब मुझे यहाँ नहीं रहना है, मुझे क्या करना है, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना है। तो पप्पू ने 1 महीने के लिए तो एंजॉय किया होगा प्रॉपर्टी में, ठीक है, जो उसने एडवांस मनी दिया है वो वर्थ द एंजॉयमेंट नहीं है, एडवांस मनी एनी विच वे वो जिद करके वापस लेगा ही। तो इसने जो भी 1 महीने तक एंजॉयमेंट किया है और इस प्रॉपर्टी का पोजेशन लिया है वो इसको ऑब्वियसली वापस देना पड़ेगा चंपू को, क्योंकि अब उसको कॉन्ट्रैक्ट क्या कराना है बच्चे, कैंसिल कराना है, ठीक है। इस साइड से भी अगर चंपू कहता है कि मुझे नहीं चाहिए कि तुम मेरे घर में रहो, तुम बहुत गंदगी करते हो, तुम्हारे दोस्त आते हैं, तुम लोग पार्टीज करते हो, मुझे ये पसंद नहीं है, तो मुझे मेरी प्रॉपर्टी का पोजेशन वापस चाहिए, तो पप्पू क्या कह सकता है, मैंने जो एडवांस मनी दिया था वो मुझे वापस दे दो। क्लियर है सबको। तो ये सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिकली सेल और मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ सेल के लिए ही सेक्शन अलग से उन्होंने बनाया हुआ है, जिसमें अगर कैंसिलेशन होता है तो रिस्टोर अपने अपने एडवांटेज करने पड़ेंगे। दोनों के लिए है ना, देख पहले परचेजर के लिए है,
परचेजर और लेसी, फिर नीचे द डायरेक्ट पेमेंट टू द वेंडर और लेसर ऑल रेंट्स प्रॉफिट्स हैव बीन अक्रूड इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रॉपर्टी ऑन द डेट ऑफ पोजेशन वाज सो ऑब्टेन बाय द परचेजर एंड लेसी। दोनों वेज में आपको पैसा वापस देना पड़ेगा, ठीक है। अब सेक्शन 29 ऑल्टरनेटिव प्रेयर फॉर रिसेशन इन सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। सेक्शन 29 that the plaintiff institute a suit for specific performance of a contract writing in prayer, और अगर कुछ ऑल्टरनेटिव भी चाहिए, पर ये समझा है कि जब तक सामने वाला क्लेम नहीं करेगा क्या कोर्ट उसे देगा। तो अब आप बोल दो कि सर मुझे या तो प्रॉपर्टी दिला दो या तो मुझे इतना ज्यादा कॉम्पनसेशन दिला दो। तो अगर आप ऑल्टरनेटिव बात भी लिख चाहते हो तो आपको लिखना पड़ेगा, इन राइटिंग देना पड़ेगा कोर्ट को कि मुझे ये नहीं तो ये चलेगा, ठीक है। अपन ने एक गार्डन वाला केस देखा था कि अब मुझे पता है मेरी ट्रीज वो रिस्टोर नहीं कर सकते तो मुझे उतने प्लांट्स वापस दे दो तो मुझे चलेगा, या फिर कॉम्पनसेशन दे दो तो मुझे चलेगा, ठीक है। ये स्पेसिफिकली सेल और लीज प्रॉपर्टी इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए, ये ओवरऑल इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहा है। यहाँ पे बच्चे कॉन्ट्रैक्ट लिखा है, रेसेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, स्पेसिफिकली इंस्ट्रूमेंट्स, ये कॉन्ट्रैक्ट्स। अच्छा, इससे थोड़ी चलता है ये, क्या है यार, पहले इसी से चलता था ना। आ गया। तो ये स्पेसिफिकली कॉन्ट्रैक्ट्स लिखा है, इंस्ट्रूमेंट्स लिखे हैं, तो मूवेबल प्रॉपर्टी भी कवर कर लो, इमूवेबल प्रॉपर्टी, सब कुछ। लेकिन इसमें स्पेसिफिकली क्योंकि मूवेबल प्रॉपर्टी बहुत बड़ी चीज होती तो अलग से एक सेक्शन दिया, और कुछ डिफरेंस नहीं है। और फिर बोल रहे हैं ना कि एडवांस मनी, ऊपर ऐसा कुछ नहीं लिखा था कि रीस्टोर करना है, दो ही पॉइंट्स थे, टर्मिनेट कर सकते हो और अगर एपरेंट ऑफ इससे दिख रहा है कि भाई वो लॉफुल नहीं है। इसमें इमूवेबल प्रॉपर्टी का हुआ है, लॉफुल और ये सब अनलॉफुल की बात नहीं है। जहां आपको लग रहा है कि मुझे कंटिन्यू नहीं करना है वहां आप उसका पैसा वापस कर दो, वहां उसकी प्रॉपर्टी वापस कर दो, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट में रिक्वायर पार्टीज रिस्काइंडेड टू डू इक्विटी, एजुडिकेशन यानी जो आपकी प्रोसीडिंग्स चलती हैं, ये ऑर्डर रिसेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट द कोर्ट में रिक्वायर द पार्टी टू हुम सच रिलीफ इज ग्रांटेड टू रीस्टोर सो फार, जो अभी अपन ने देखा। अब एक अलग से सेक्शन है, अभी तक जितना भी बेनिफिट उठाया है वो वापस उसको कर दो। जैसे मैंने अगर आशी को गाड़ी यूज करने के लिए दी है, 1 महीने के लिए दी थी, लेकिन इसने कितने महीने के लिए यूज की, सपोज 3 मंथ्स, तो 2 मंथ्स जो एक्स्ट्रा इसने मेरी गाड़ी चलाई है, गाड़ी तो वापस आ गई स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, 2 मंथ्स एक्स्ट्रा जो इसने एंजॉय किया गाड़ी का, उतना उससे मुझे कॉम्पनसेशन है किसी भी फॉर्म में, जिस फॉर्म में मैं प्रेयर में लिख के दूंगी कि ये रिलीफ मेरे को होना, वो उससे मुझे देना पड़ेगा। जस्टिफाइबल रिलीफ होना चाहिए, मैं ऐसा नहीं बोल सकती आइंदा ये तू कार ही नहीं चलाएगी, ऐसा कोई जजमेंट कोर्ट नहीं देगा, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है कैंसिलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, इंपॉर्टेंट मार्क करो। ये सारे सेक्शंस बच्चे सिर्फ रीड वाले हैं, जो छोटे छोटे सेक्शंस हैं। अब कैंसिलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, अभी जैसे रेसेशन पढ़ा तो अब कैंसिलेशन का एक अलग से इंस्ट्रूमेंट से अलग से एक सेक्शन है, वो कहता है कोई नाम बताओ अजीब सा। अजीब सा नहीं है यार, प्यारा नाम है वो तो। चमन ले ले, बाबू, ठीक है। चल रही है यार, तुम लोगों को दिख क्यों नहीं रहा यार। हाँ, टम टम डम डम। स्क्रीन नहीं दिख रही ना, प्लेन दिख रही है। एक चमन है और एक बब्बू है। चमन ने बब्बू को बोला कि मैं तुझे एक कॉन्ट्रैक्ट देता हूं, मुझे क्या चाहिए, मशीन्स चाहिए, अपनी एक इंडस्ट्री के लिए मुझे मशीन्स चाहिए। सपोज वो जूस एक्सट्रैक्ट करके बनाता होगा तो उसको उसके लिए क्या चाहिए, मशीन्स चाहिए। वो कह रहा है कि यार मैक्स 6 महीने का टाइम है, मुझे सब अच्छी वाली एकदम
इंपोर्टेड मशीन्स डिलीवर करते। ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया। बब्बू ने जाके क्या किया, हाँ भाई मैं तेरे को मशीन डिलीवर करूंगा, कॉन्ट्रैक्ट में जाके क्या करा लेता हूँ, रजिस्टर्ड करा लेता हूँ। ठीक है, एक एक्ट है अपने को रजिस्ट्रेशन एक्ट, जहाँ पे अपन इमूवेबल प्रॉपर्टीज का सुना है ना, रजिस्ट्री कराने जाते हैं प्रॉपर्टी, वैसे ही समझो मशीन सेल करने के लिए ये ऑप्शनल है वैसे, पर उसने फिर भी जाके क्या करा लिया, रजिस्ट्रेशन जाके करा लिया। अब जब कॉन्ट्रैक्ट रजिस्टर्ड है बच्चे, मतलब कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल करना पड़ेगा चमन को भी और पप्पू को भी। वैसे भी स्टैम्प ड्यूटी वगैरह करते हो तो एनफोर्समेंट आ ही जाता है, बट रजिस्टर हो गया मतलब और बढ़िया, तो गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स में आ गया कि आपका कॉन्ट्रैक्ट क्या है, रजिस्टर्ड है और वैलिड है। 6 महीने के बाद 8 मंथ्स हो गए और कोई मशीन डिलीवर नहीं हुई, तो चमन को तो जल्दी चाहिए थी, तो वो क्या बोलेगा, यार मुझे कैंसिल करना है ये कॉन्ट्रैक्ट। तो कैंसिल इस तरीके से नहीं हो सकता कि वो बब्बू को बोल दे और कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल। ये वाले कैंसिलेशन के लिए उसको कोर्ट जाना पड़ेगा कि सर हमारा कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया है, रजिस्टर्ड हो गया है, तो आप इसे कैंसिल करके दो। जो अपन रेसेशन में पढ़ रहे थे बच्चे, उसमें क्या हो रहा था, बेसिक कॉन्ट्रैक्ट था, कोई रजिस्ट्री नहीं हुई थी, कोई गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स में कॉन्ट्रैक्ट डेटा नहीं है। आज आप और मैं कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, उसमें स्टैम्प ड्यूटी भरते हो, क्या गवर्नमेंट को पता चलेगा क्या, नहीं। तो जो आप जब रजिस्ट्री करा लेते हो उस कॉन्ट्रैक्ट की, तो गवर्नमेंट को पता चल जाता है। गवर्नमेंट को पता चल गया तो आपको वहां से जाके कैंसिल कराना पड़ता है कि अब हमारी डीलिंग नहीं हो रही है। तो ये वो वाले इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स में कवर हो जाते हैं। तो इसको कोर्ट में बोलना पड़ेगा कि इसने मेरे साथ ये बोला था कि 6 मंथ्स में मैं क्या करा दूंगा, डिलीवर करा दूंगा, लेकिन मुझे लग रहा है ये मेरे साथ क्या कर रहा है, फ्रॉड कर रहा है। ये जब इसने कॉन्ट्रैक्ट में 6 मंथ्स लिखा है, तो पुराने 6 महीने में इसने मुझे एक भी मशीन डिलीवर नहीं कराई, और हमारी काफी सारी मशीन्स की डिलीवर, जो टर्म्स एंड कंडीशंस है मुझे लग रहा है कि ये एक भी फुलफिल ढंग से नहीं कर रहा है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है, तो मुझे ओवरऑल कॉन्ट्रैक्ट क्या कराना है, कैंसिल कराना है। तो इस केस में आप कोर्ट के पास जाओगे और कोर्ट को लगेगा कि अगर सामने वाला आपके साथ नहीं कर रहा है तो वो आपका रजिस्टर्ड कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करा सकता है। तो ये भी एक काइंड ऑफ क्या हो गया, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। डीलिंग विथ व्हेन कैंसिलेशन में बी ऑर्डर्ड, मतलब कोर्ट ऑर्डर करेगा कि अब क्या कर लो, कैंसिल इसे कर लो। प्रोवाइड दैट एनी पर्सन अगेंस्ट whom a written instrument is void or voidable who has reasonable apprehension that such instrument is left outstanding may cause him serious injury। अब जो हम एग्जाम्पल देख रहे हैं, चमन ने क्या बोला, सेल्स ऑफ मशीन नहीं हो पाएगी क्योंकि 6 महीने हो गए नहीं आई है, इनफैक्ट 8 मंथ्स हो गए। अब जब 8 मंथ्स में मशीन नहीं आई, मुझे लग रहा है मेरे साथ क्या कर रहा है, फ्रॉड कर रहा है। अगर मेरे पास मशीन और डिले हो गई ना तो मुझे बहुत नुकसान हो जाएगा। मैंने उसको मैक्सिमम टाइम 6 मंथ्स का दिया था, तो शायद डिलीवरी में एक्सपेक्ट कर रहा था कि 4-5 मंथ्स में आ जाएगी, लेकिन अगर ये नहीं आई तो मुझे क्या हो जाएगा, और लॉस हो जाएगा। तो अगर किसी ऐसे इंस्ट्रूमेंट से आपको बाद में लगता है कि वो वॉइड है या वॉइडेबल है, यहाँ वो वेट भी कर सकता था कि मैं रुक जाता हूँ, तू मशीन्स बेच दे, और ये भी पता चलता है कि अगर मैंने इसे कैंसिल नहीं कराया तो मुझे क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, लॉस, मतलब सीरियस इंजरी मुझे हो सकती है। तो मुझे क्या कराना है, कैंसिल कराना है। बाकी सब सो रहे हैं। As per section 32, if the instrument is registered under Indian Registration Act, the court also sends a copy or decree to the office in whose office the instrument is so registered, और फिर उसे वो cancel करा देते हैं। क्लियर है सबको? What instruments में भी पार्शली कैंसिल, जो सेपरेट हो सकते हैं, जिसमें डिफरेंट राइट्स लिखे हो। जो हमने एग्जांपल देखा वो सेल ऑफ मशीन्स का था। सपोज सेल ऑफ मशीन्स के साथ हमने इंस्टॉलेशन भी किया है, तो अब मशीन ही नहीं आई तो इंस्टॉलेशन हो पाएगा क्या, नहीं। तो दोनों राइट्स आपस में एक साथ अलाइन होके चलते हैं, तो ये नहीं हो सकता। सपोज मशीन का कॉन्ट्रैक्ट है और कुछ रॉ मटेरियल का भी कॉन्ट्रैक्ट है, तो मशीन नहीं आई, रॉ मटेरियल आ सकता है, तो दो डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, तो मशीन वाला कैंसिल कर दो, रॉ मटेरियल वाला चलने दो। क्लियर है? Power to require benefit to restore and compensation to be made when the instrument is cancelled and or is subsequently resisted or being void and voidable। ये हेडिंग पढ़ के क्या समझ आ रहा है, पढ़ना जरा। कॉम्पनसेशन करेक्ट, और जो भी मतलब कॉम्पनसेशन इज अ थिंग, पर इसने सही बोला, जितने भी बेनिफिट्स आपने लिए हैं वो रिस्टोर कर दो जिस भी फॉर्म में। तो अगर आप डायरेक्टली कॉम्पनसेशन बोलोगे तो थोड़ा सा वेग आंसर जा रहा है। क्यों? क्योंकि हम बात कर रहे हैं
जो भी कोर्ट ऑर्डर देता है, हो सकता है उस मशीन के बदले बोल दे पैसे दे दो, हो सकता है उस मशीन के बोल दे कि तू अभी के अभी जो अभी मशीन से वो डिलीवर करा दे। तो ये डिपेंड करता है जज पे कि वो क्या रिलीफ देना चाहता है और कितना एडवांटेज उसको हुआ है। अब 6 मंथ्स तक डिलीवरी नहीं हुई मशीन की, लेकिन कुछ ना कुछ पैसा तो गया होगा। उस पैसे को उसने जितना एंजॉय किया, उस पैसे से हो सकता है उसने जितना प्रॉफिट कमाया वो उसको रिस्टोर करना पड़ेगा। क्लियर है? तो पार टू रिक्वायर बेनिफिट टू बी रिस्टोर्ड और कॉम्पनसेशन, दोनों चीजें टू बी मेड व्हेन इंस्ट्रूमेंट इज कैंसिल। तो दोनों केस में डिफेंडेंट हो या फिर प्लेंटिफ हो, दोनों ने जो भी एडवांटेज उठाए और जो भी कैंसिल करने के लिए बोल रहा है, जिसने भी इसमें फायदे उठाए उसको वो चीज रिस्टोर करनी पड़ेगी। क्लियर है सबको? अब एक सेक्शन था, मैंने पहले भी बताया, डिक्लेरेटरी डिक्री। अब तक तो तुमको याद हो गया होगा कि क्या होता है ये। डिक्लेयर करा देना और फाइनल क्या, वो आप लोग को डिक्री याद है। डिक्री मतलब फाइनल ऑर्डर। मैं बोल रही हूँ डिक्लेरेटरी डिक्री। मैंने ये पहले भी बताया बच्चे कि अगर कोई टाइटल प्रॉपर्टी में मुझे चाहिए तो मैं उसे क्या करा देती हूँ, डिक्लेयर करा देती हूँ। इस पूरी लाइन को हम क्या कहते हैं, डिक्लेरेटरी डिक्री। अगर मैं आपसे पूछूं डिक्री क्या होता है तो आप सब बोला करो फाइनल ऑर्डर। हाँ, वो फाइनल जजमेंट होता है, उसे हम डिक्री कहते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन आता है डिक्लेरेटरी डिक्री होता है तो क्या होता है, किसी का कोई टाइटल है जिसे वो क्या करा दे रहा है, डिक्लेयर करा दे रहा है बाय एन ऑर्डर, ताकि कोई भी सूट फाइल ना हो सके। अ डिक्लेरेटरी डिक्री इज अ डिक्री, मार्क करो, वेयर बाय एनी राइट एज टू एनी प्रॉपर्टी और लीगल कैरेक्टर ऑफ अ पर्सन इज जुडिशली एज सर्टेन। मतलब जज उसे क्लियरली सर्टेनली बता देता है कि ये प्रॉपर्टी किसकी है, आपकी है। केस मार्क करो, इंपॉर्टेंट। Discretion of the court, discretion of the court as to declaration of the status of right। discretion मतलब डिस्क्रिशन मतलब डिस्क्रिशन मतलब कोर्ट खुद डिसाइड करेगा, ऑन द पार्ट ऑफ द कोर्ट। कोर्ट डिसाइड कर सकता है। डिस्क्रिशन का अगर डिक्शनरी मीनिंग तो डिसीजन, ठीक है। तो ये लेकिन मन मर्जी का डिसीजन है, तो कोर्ट का डिस्क्रिशन है, मतलब कोर्ट की इच्छा अगर होगी तो वो स्टेटस डिक्लेयर करेगा, वरना वो नहीं करेगा। अब मैं ऐसे ही जाके बोल दूं ये पूरी प्रॉपर्टी किसकी है, मेरी है, कोर्ट डिक्लेयर कर दो, कर देगा क्या, पेपर्स मांगेगा, प्रॉपर्टी के पेपर्स मांगेगा, मेरे पर्सनल डॉक्यूमेंट्स, आईडी सब मांगेगा, उसके बाद समझेगा कि प्रॉपर्टी मेरी है कि नहीं और फिर डिक्लेयर करेगा। तो ये कंप्लीट डिस्क्रिशन जजमेंट किसके हाथ में है, कोर्ट के हाथ में। लेज डाउन एनी पर्सन एंटाइटल टू एनी लीगल कैरेक्टर या फिर एनी राइट ऑफ प्रॉपर्टी में इंस्टीट्यूट अ सूट अगेन अ पर्सन डिनाइंग और इंटरेस्ट टू डिनाई हिज टाइटल टू सच कैरेक्टर और राइट, एंड द कोर्ट में इन हिज डिस्क्रिशन मेक देयर अ डिक्लेरेशन दैट ही इज सो एंटाइटल्ड एंड प्लेंटिफ नीड नॉट टू सूट आस्क फॉर सूट फॉर द रिलीफ। अब इसमें फिर से समझो क्या बोल रहा है ये, चमन है, ठीक है, इसके पास ये प्रॉपर्टी, इसको क्या लग रहा है कि मेरे अगेंस्ट एक सूट आने वाला है, ठीक है, क्या आने वाला है, सूट आने वाला है कि ये प्रॉपर्टी शायद बाबू की हो, नॉट बब्बू नाउ बाबू, ठीक है। अब चमन ने जाके क्या करा दिया, डिक्लेरेटरी डिक्री करा दिया, और अब बाबू आया है सूट फाइल करने, ठीक है, सूट फाइल करने। अब यहाँ डिक्लेरेटरी डिक्री हो गई है, तो यहाँ पे कोर्ट का डिस्क्रिशन है कि उसे ये सूट अलाउ करना है कि नहीं करना है। वन इट हैज डिक्लेयर्ड कि ये प्रॉपर्टी, ये लीगल कैरेक्टर, ये प्रॉपर्टी का टाइटल चमन का है, तो फिर वो बाबू को एंटरटेन नहीं करेगा, ठीक है। ये डिस्क्रिशन किसका है, कोर्ट का है। क्लियर है सबको? तो अगर कोई सूट आता है तो उसमें अगर उसका डिक्लेरेशन आ गया है तो वो एंटरटेन नहीं करेगा कि भाई साहब आप जो आए हैं वो ऑलरेडी डिक्लेयर करके जा चुके हैं, तो अब अपना केस आप वापस ले जाइए। ये होमवर्क मार्क करो। सारे केसेस हम पढ़ते हैं कि नहीं? लास्ट कब आए थे क्लास? इफेक्ट ऑफ डिक्लेरेशन, अगर डिक्लेयर करा लिया तो दोनों पार्टीज पे, जो सूट लेके आने वाला है और जो डिक्लेयर करा चुका है, उस पे बाइंडिंग है। मतलब कोर्ट ने बोल दिया भाई ये तेरी प्रॉपर्टी तो उसकी प्रॉपर्टी, कोर्ट ने बोल दिया भाई ये तेरी प्रॉपर्टी तो सबके लिए प्रॉपर्टी किसकी, उसकी, ठीक है। तो जो कोर्ट डिक्लेयर करता है वो बाइंडिंग रहता है, ठीक है।
अब हम एक नए सेक्शंस में एंटर कर रहे हैं, वो है प्रिवेंटिव रिलीफ। अभी तक हम क्या देख रहे थे, ये काम करो, 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 मतलब स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करने के लिए कोर्ट हर बार क्या कर रहा था, ऑर्डर कर रहा था। अब प्रिवेंटिव रिलीफ, प्रिवेंटिव मतलब मना कर देना, बचाना, प्रिवेंट करना, रोकना। अब ऐसे जजमेंट्स देगा कोर्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के अंदर कि ये काम मत करो। अभी तक क्या बोल रहा था, ये काम करो, इसकी प्रॉपर्टी वापस दिलाओ, इसको कॉम्पनसेशन दो, इसकी लॉस की भरपाई करो, अभी तक ये बोल रहा था। अब बोलेगा सुनो, ये वाले काम मत करो। आपने कभी सुना है कि ऐसे भी कोई कॉन्ट्रैक्ट्स होते होंगे जिसमें नेगेटिव टर्म्स होती होंगी? हमेशा कॉन्ट्रैक्ट, हम अभी तक एग्जांपल कैसे दे रहे हैं, भाई मैं तेरे को प्रॉपर्टी बेच रहा हूँ, तू मुझे पैसा दे, भाई मैं तेरे को मशीन बेच रहा हूँ, तू मुझे पैसा दे। हमने गार्डन वाले बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे जिसमें हम वन ऑन वन कंसिडरेशन की बात करते। ऐसे कोई नेगेटिव इंस्ट्रूमेंट्स या कॉन्ट्रैक्ट्स आपने सुने हैं जहां पे बोल रहा है कि पैसे दे रहा हूं, ये काम मत करो? मर्डर और चोरी। चोरी नहीं करने के पैसे देते हैं इन लोग। मटेरियल, हाँ, जैसे कि अगर मैं आपके साथ डील कर रही हूँ और मैं आपको बोल रही हूँ ये कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है, ये डेटा कॉन्फिडेंशियल है, ये कहीं पास ऑन नहीं होना चाहिए, तो ये नेगेटिव साइड इंस्ट्रूमेंट है कि काम भी करा रहे हैं और इन्फॉर्मेशन आगे बाहर बोलने के लिए हम क्या कर रहे हैं, किसी को मना कर रहे हैं। आशी कुछ एग्जाम्पल दे रही थी। हाँ, पास ऑन नहीं, तो ये सारे इलीगल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, मर्डर, चोरी, सट्टा। लीगल इंस्ट्रूमेंट्स में भी नेगेटिव साइड आता है कि ये काम आपको नहीं करना है। जैसे बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने के लिए बोलते तो नेगेटिव लाइन डाल दी कि कुछ भी हो जाए, रॉ मटेरियल सस्ता वाला यूज नहीं होगा, हमेशा ये वाली शॉप से यही महंगा वाला मटेरियल ही यूज होगा। तो नेगेटिव लाइन क्या है यहाँ पे, ये काम नहीं करना है, ठीक है। अब प्रिवेंटिव रिलीफ के अंदर हम पढ़ेंगे इंजंक्शन। इंजंक्शन सबको पता है क्या होता है बच्चे, स्टे। तो जब आप स्टे लगाने के लिए बात करते हो तो कोर्ट क्या बोलता है, रुक जाओ, आगे प्रोसीड नहीं करना है, तो वो प्रिवेंटिव रिलीफ में आ जाता है, जब हम रोक रहे हैं किसी को कुछ काम करने के लिए। इंजंक्शन रिलीफ इज granted at the discretion of the court by way of injunction। discretion of the court यानी decision of the court as per court, ठीक है। मार्क करो, इंजंक्शन इज अ स्पेसिफिक ऑर्डर ऑफ द कोर्ट फॉरबिडिंग यानी रोकना, बेसिकली माफ करना, द कमीशन ऑफ रॉन्ग थ्रेटेंड और कंटिन्यूस ऑफ द रॉन्गफुल कोर्स ऑफ एक्शन ऑलरेडी बिगिन। फॉरबिडिंग यानी किसी को रोकना, जो भी रॉन्ग एक्ट चालू हो गया है या कंटिन्यूसली चल रहा है, यहाँ लिख लो तुम लोग, रोकना। हाँ बहन, तू फुल स्टॉप लिख ले। A judicial process where a party is ordered to refrain from doing or to do a particular act or do anything। इधर पे स्टार मार्क करो, अगर इंजंक्शन का कोई भी क्वेश्चन आया है तो ये लाइन जरूर लिखना कि इंजंक्शन क्या है, एक जुडिशियल प्रोसेस है जिसमें पार्टी को ऑर्डर किया जाता है कि रिफ्रेन, रोका जाता है, कोई काम नहीं करना है या फिर कोई भी पर्टिकुलर और एक्ट नहीं करना है, ठीक है। इंजंक्शन क्या है, मेरे साथ बोलो, इट्स अ जुडिशियल प्रोसेस। इंजंक्शन क्या है, जुडिशियल प्रोसेस, जहां पे पार्टी को ऑर्डर किया जाता है, तो पार्टी इज ऑर्डर्ड रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग और टू डू एनी एक्ट और थिंग, पर्टिकुलर थिंग, ठीक है। मेन डिफरेंस बताओ इंजंक्शन और, स्टार मार्क करो, इंजंक्शन और स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में मेन डिफरेंस क्या है? रोकना हो रहा है, और कुछ डिफरेंस? पनस, आरुष, बेसिक डिफरेंस क्या समझ आया सबको? स्पेसिफिक परफॉर्मेंस यानी रिलीफ दिलाना, तो इंजंक्शन भी स्पेसिफिक रिलीफ ही है, लेकिन रोकना है, वो प्रिवेंटिव रिलीफ है और वो डायरेक्ट टू डू समथिंग रिलीफ है, ठीक है। इंजंक्शन नेगेटिव भी है, स्पेसिफिक पॉजिटिव है। इज अ रेमेडी इन केस ऑफ इंजंक्शन इज directed to prevent the violation, therefore deals only with contracts and also with torts and other subject of purely equitable one, whereas specific performance is directly compelling to active perform an active ड्यूटी, ठीक है। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में हम किसी को कोई ना कोई काम करने के लिए कहते हैं, इंजंक्शन में हम स्ट्रिक्टली वॉयलेट कराते, प्रिवेंट करते कि ये काम आगे नहीं करना है। क्या डिफरेंस है स्पेसिफिक रिलीफ और इंजंक्शन में?
इधर पे ध्यान देना, हाँ। जुडिशियल प्रोसेस इट इज नोन एज, फिर से वही लिखा है, बाय विच वन हैज इन्वेडेड और थ्रेटनिंग इज इन्वेड राइट, उसमें आप क्या लगा देते हो, इंजंक्शन लगा देते हो। क्लियर है? कैरेक्टरिस्टिक स्टार मार्क करो, डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे बॉक्स से आते हैं आपको। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंजंक्शन जो मैंने अभी आपको याद दिलाया, ये क्या है, पहला पॉइंट क्या है, जुडिशियल प्रोसेस। इंजंक्शन क्या है, जुडिशियल प्रोसेस। फिर दूसरा पॉइंट, ऑब्जेक्ट क्या है, टू रिस्ट्रेन और प्रिवेंट। ऑब्जेक्ट क्या है, टू रिस्ट्रेन एंड प्रिवेंट। द एक्ट रिस्ट्रेंटेड और प्रिवेंटेड इज एन रॉन्गफुल एक्ट, जो काम करने से रोक रहे हैं वो क्या है, गलत है, रॉन्गफुल है। थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंजंक्शन, फर्स्ट जुडिशियल प्रोसेस, सेकेंड प्रिवेंटिव और रिफ्रेन करने के लिए, और लास्ट रॉन्गफुल एक्ट। तो जो एक्ट करने से रोक रहे हैं वो क्या है, रॉन्गफुल है। इंजंक्शन जनरली प्रिवेंटिव रिलीफ इज ग्रांटेड एट डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट, टेम्पररी और परपेचुअल। अब इंजंक्शन के दो पार्ट्स होते हैं, जब भी आप इंजंक्शन पढ़ोगे हमेशा याद रखना उसके दो पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से, एक टेम्पररी और एक परपेचुअल। परपेचुअल मतलब कंटिन्यू करना, कंपनी लॉ में नहीं पढ़ा परपेचुअल सक्सेशन, एक बार जिंदा रहती है तो फिर कभी मरती ही नहीं है। कहाँ लिखिए बच्चे ये, एन इंजंक्शन एक्ट्स और ऑपरेट्स ऑलवेज इज द पर्सोनम, करने को बोलते हैं, जो पर्सोना ऑलरेडी नहीं पता होता है जो बोलते हैं, इट्स अ लीगल टर्म। अब टेम्पररी इंजंक्शन आर सच, अब दो चीजें बच्चे, एक टेम्पररी और एक परमानेंट। कब ऐसा हो सकता है कि टेम्पररी रोक दें और कब ऐसा हो सकता है परमानेंट रोक दें? हम्म, हाँ। देखो बच्चे क्या हुआ है, एक ट्रेडमार्क समझते हैं सब, ब्रांड नेम का हम क्या कराते हैं, ट्रेडमार्क कराते हैं। अब ब्रांड नेम अगर किसी ने कॉपी कर दिया तो उसको हम क्या कहते हैं, इन्फ्रिंजमेंट, हार्म हो रहा है। कॉपीराइट इज अ डिफरेंट थिंग, पेटेंट इज अ डिफरेंट थिंग, जियोग्राफिकल इंडिकेशन इज अ डिफरेंट थिंग, और डिजाइन इज अ डिफरेंट थिंग। ये पांच चीजें अलग हैं। ट्रेडमार्क में कोई चीज कॉपी हो रही है तो उसको कॉपीराइट नहीं कहते हैं, ठीक है। ये पता है किसी को पेटेंट किसका होता है, किसका, इन्वेंशन का, कोई नई चीज बनाई, ठीक है। कॉपीराइट किसका होता है, बुक्स, मूवीज, जो भी होते हैं, सॉन्ग्स गाते हैं उनका। तो ट्रेडमार्क इज अ ब्रांड नेम, ब्रांड नेम का अगर कोई कॉपी करता है तो उसको हम कहते हैं कि हमारे राइट्स क्या हो रहे हैं, इन्फ्रिंज हो रहे हैं, ठीक है। अब एक कंपनी है जिसको हम बोलते हैं इको पार कंपनी, ठीक है। क्या है, इको पार कंपनी। तो किसी ना किसी मतलब ऐसा हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड की कंपनी होगी, नाम जैसे ऐसा लग रहा है, ठीक है। एक कंपनी बनी है ग्रीन टेक कंपनी। कौन सी कंपनी बनी है, ये पहले से मार्केट में थी, अब ये अभी अभी आई है, ठीक है। दोनों के नाम सिमिलर है क्या, नहीं है, लेकिन ऐसा लग सकता है ना कि शायद ये इको की ही कंपनी हो, क्योंकि सेम बिजनेस सेम सब कुछ कर रहे हैं। तो इको पार कंपनी को डर लग रहा है, ठीक है। इसको डर लग रहा है कि ये जो ग्रीन टेक कंपनी है ये मेरा मार्केट खा जाएगी, इसका नाम और मेरा नाम का मतलब ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ उसने वर्ड बदल दिया है और हमारा धंधा भी सेम है। तो ये क्या करेगा, कोर्ट जाएगा, जज साहब मेरा बिजनेस कोई चुराने की कोशिश कर रहा है, मेरा ट्रेडमार्क यूज हो रहा है, मेरा ब्रांड नेम किसी तरह से इनडायरेक्टली यूज हो रहा है। तो ट्रेडमार्क लॉ कहता है कि सिमिलर नाम नहीं होना चाहिए, कंज्यूमर को आप गुमराह करोगे तो हम वो नाम नहीं देंगे। तो अगर कोर्ट को ये लगे कि यार ये गुमराह हो सकते हैं, कस्टमर्स को लग सकता है कि ये शायद सेम कंपनी है, तो वो इसको नहीं देगा ये यूज करने के लिए, ठीक है। अब कोर्ट क्या इसकी बात सुन के ही ये डिक्लेयर कर देगा क्या, नहीं, कोर्ट इसके लिए 1 साल 2 साल ले सकता है। तो ये 1 2 साल में तो ग्रीन टेक कंपनी तो बढ़िया प्रॉफिट कमा लेगी इको पार की दम पे, कि जो तेरा मार्केट है वही उठा उठा के कह रहे हैं हम उसी की कंपनी है या वही ब्रांड है, कुछ ना कुछ बोल बोल के अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकती है। तो ये डर जाएगा ना कि 2 साल में तो मेरा बिजनेस का कितना नुकसान होगा, तो ये बोलेगा कोर्ट
सबसे पहले आप जज साहब इसमें टेम्पररी इंजंक्शन लगाओ, फिर आप डिसाइड कर लो कि मैं सही बोल रहा हूं कि ये सही बोल रहा है, क्योंकि वो बोलेगा मेरा नाम यूनिक है, मेरा नाम इससे सिमिलर नहीं है, और ये क्या बोलेगा इसका नाम मेरे नाम जैसा ही मीन करता है, तो शायद कुछ ना कुछ कंज्यूमर को दिक्कत हो सकती है और मेरा मार्केट अफेक्ट हो सकता है। सबको समझ आया? हो जाएगा ना, तो तब तक वो क्या कह रहा है, टेम्पररी इंजंक्शन लगा दो, क्योंकि हमको डाउटफुल है कि शायद ये कंपनी कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रही है। इस कंपनी को लॉस होगा अगर आप कह रहे हो, तो अगर इसके इंटेंशंस गलत हैं तो इसको लॉस होना जायज है, और अगर इतने टाइम तक इसको लॉस हुआ और इसके इंटेंशंस ऐसे नहीं थे तो फिर कोर्ट उसे रिस्टोर करवा के दे सकता है। ठीक है, सबको क्लियर है? अब जब टेम्पररी इंजंक्शन लगा तो ग्रीन टेक कंपनी को ऐसा नहीं बोला गया है कि आप बिजनेस नहीं कर सकते, ट्रेडमार्क आपको कहता है आप ये नाम यूज नहीं कर सकते, तो तब तक वो कोई और नाम से बिजनेस करे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बताती हूँ। मेरे एक क्लाइंट है जिनका ब्रांड नेम था वेजी डिलाइट। ठीक है, आपस में 3 पार्टनर्स थे, उन्होंने इस ब्रांड के साथ अपना बिजनेस किया। अब बाद में पता चला कि ये ब्रांड मतलब ऑब्वियस डिस्प्यूट हुआ, तो दोनों 2 पार्टनर्स अलग हो गए, एक पार्टनर अलग हो गया, तो जिस पार्टनर ने इसे अपने नाम पे रजिस्टर कराया था वो ये ब्रांड ले जाएगा। इन लोग आ गए M&M वेजी डिलाइट के नाम से, सिमिलर है, और ये कैफेज चलाते हैं गोवा में। ठीक है, इनके रेस्टोरेंट्स चलते हैं, तो कस्टमर क्या सोचेगा, अरे ये वही वेजी डिलाइट है, सेम फूड होगा। अगर आप देखोगे एक जगह जा रहे हो वेजी डिलाइट, आगे जा रहे हो M&M वेजी डिलाइट, तो आपको लग सकता है ना शायद ये वही है। अब तुम लोग पढ़े लिखे हो, नॉर्मल पीपल को लग सकता है कि यार ये शायद उसी का ही ब्रांड हो सकता है। तो यहाँ पे ये जो कंपनी जिसके पास पहले से वेजी डिलाइट है, वो कोर्ट में क्या बोलेगा, इस पे क्या लगा दो, टेम्पररी इंजंक्शन। ये अपने कैफे के बाहर M&M वेजी डिलाइट ना लगाएं जब तक ये प्रूफ नहीं हो जाता कि वो मेरा ही ब्रांड नेम यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो तब तक ये अपने रेस्टोरेंट का कुछ और नाम रख सकते हैं जब तक फाइनल ऑर्डर नहीं आता। वही, अब इसके बाद परपेचुअल बताऊंगी ना बच्चे, परमानेंट इंजंक्शन ही पूछ रहा है ना, उसको परपेचुअल इंजंक्शन कहते हैं। तो इसके बाद हम अब वो समझेंगे। अब क्या हुआ है बच्चे कि सपोज पता चल गया कि M&M वेजी डिलाइट इसी का ही ब्रांड नेम यूज कर रहे हैं, इसको हमने देख लिया ये कब से ये चला रहा है, इसके नाम से इसकी कंपनी भी है, सब कुछ है, ये ही इसका ब्रांड है। ये जो M&M वाले हैं वो कंज्यूमर को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसको परमानेंट इंजंक्शन बोल देगा, ओ भाई अब तो तू M&M जीवन में कभी यूज नहीं कर सकता, M&M वेजी डिलाइट पूरा नाम कभी भी यूज नहीं कर सकता। अब सबको क्लियर है? 2 ब्रांड नेम, जब तक फाइनल डिसीजन नहीं आ जाता तब तक क्या बोला, टेम्पररी। जब फाइनल डिसीजन आ गया और पता चला ये फ्रॉड कर रहा है, ये जानबूझ के कंज्यूमर्स को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है, तो उसको परपेचुअल इंजंक्शन लगा दिया, हमेशा के लिए बोल दिया वेजी डिलाइट जैसा वर्ड आप यूज नहीं कर सकते। क्लियर है? हाँ, अगर आपने उसको कोई नुकसान किया, उसकी प्लेंट में ये लिखा है कि मुझे अभी तक जो हार्म हुआ है, मेरे कस्टमर्स का लॉस हुआ है, उसका मुझे कॉम्पनसेशन चाहिए, तो जरूर मिलेगा। ठीक है, पहला है टेम्पररी इंजंक्शन, लिखा मार्क करो, ये कंटिन्यू रहता है अंटिल अ स्पेसिफिक टाइम। कब तक रहता है टेम्पररी इंजंक्शन? स्पेसिफिक टाइम के लिए, और अंटिल फर्दर ऑर्डर ऑफ द कोर्ट इन एनी एट एनी स्टेज ऑफ सूट। जब तक कोर्ट मना नहीं कर देता तब तक क्या रहता है, टेम्पररी इंजंक्शन। परपेचुअल कब रहता है? कैन ओनली बी ग्रांटेड बाय अ डिक्री। डिक्री क्या होता है बच्चे? फाइनल ऑर्डर, मतलब फाइनल आ गया तो आपको उसको हमेशा के लिए स्टॉप करना पड़ेगा। एट द हियरिंग अपॉन द मेरिट्स ऑफ द सूट द डिफेंडेंट इन हियर इज देयरबाय perpetually enjoyed the assertion of rights from the compensation commission of an act which would be contrary to the rights of the plaintiff। लैंग्वेज थोड़ी सी ट्रिकी लिखी है, उसमें लिखा है अभी तक डिफेंडेंट ने जितना इंजॉय किया है, जितने उसने भी उसमें से राइट्स गेन किए हैं, अब उसमें जो भी उसने कमीशन ऑफ एक्ट यानी जो भी उसने एक्ट कमिट किया है, अब वो सब प्लेंटिफ को वापस रिस्टोर करने पड़ेंगे। क्लियर है? 2 टाइप के इंजंक्शन होते हैं बच्चे, कौन कौन से? टेम्पररी और परपेचुअल। इंजंक्शन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? 3 फीचर्स पढ़े हमने, जुडिशियल प्रोसेस, रिस्ट्रेन और प्रिवेंट, और थर्ड रॉन्गफुल एक्ट। वेरी गुड। 2 टाइप के इंजंक्शन, टेम्पररी और परपेचुअल। टेम्पररी क्या होता है? स्पेसिफिक टाइम के लिए होता है और अंटिल अ फर्दर ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, और जो परपेचुअल है वो
वो डिक्री में आ जाता है, फाइनल जजमेंट में, आफ्टर कंसिडरिंग ऑल द मेरिट्स ऑफ द केस। मेरिट्स ऑफ द केस मतलब जो भी आपने एविडेंसेस दिए, जो भी आपने गवाह रखे हैं, उन सबको देखने के बाद हम ये जजमेंट पास करते हैं कि अब आपको परपेचुअल इंजंक्शन लग चुका है। फिर से बताया उन्होंने परपेचुअल इंजंक्शन, मैं जो बोल रही हूँ वो मार्क करो। कंपेल द परफॉर्मेंस ऑफ एन एक्टिव ड्यूटी, ठीक है। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस क्या होता है, किसी को हम कंपेल कराते हैं कि एक एक्टिव ड्यूटी रखनी है। लेकिन इंजंक्शन क्या होता है, प्रिवेंट अ वायलेशन, जो अपन ऊपर ऊपर पढ़ा, प्रिवेंट द वायलेशन ऑफ अ नेगेटिव ड्यूटी। तो कोई गलत काम कर रहे हो तो उसको हम प्रिवेंट करते हैं। The principle governing the award of injunction as mode enforcement is similar to that of specific performance. Specific performance का ही part है, it's just that यहाँ पे हम क्या करने बोल रहे हैं, ये काम मत करो। The jurisdiction of the equity to grant such injunction is subsequently coexistence with the jurisdiction to compel a specific performance। यहाँ वो कह रहा है कि अगर आपने किसी को specific performance के लिए करने को बोला है और किसी को बोला है इंजंक्शन के लिए, तो दोनों कोएग्जिस्ट करते हैं एज स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, क्योंकि एक में कह रहा है एक ड्यूटी परफॉर्म करो, एक में कह रहा है ये वाली ड्यूटी मत करो, ठीक है। When perpetual injunction is granted, a perpetual injunction फिर से मीनिंग बताया है, when the defendant invades or threatens to invade the plaintiff's rights or enjoyment of property, the court may grant perpetual इंजंक्शन। जब कंप्लीटली आप उसको क्या कर रहे हो, इन्वेड करने की कोशिश कर रहे हो, मतलब किसी ना किसी तरीके से आप उसको थ्रेट करने की कोशिश, उसके साथ फ्रॉड करने की कोशिश करो, तो वो आपको क्या बोल देंगे, स्टे लगा देंगे। पहला, वेयर द डिफेंडेंट इज द ट्रस्टी ऑफ द प्रॉपर्टी फॉर द प्लेंटिव, वेयर द, अब ट्रस्टी है मतलब मेरा घर एज ट्रस्ट चलता था, मैंने एक पर्सन रखा था यहाँ पे, अब यहाँ पे वो मेरी प्रॉपर्टी राइट्स को, इंजॉयमेंट को थ्रेट कर रहा है या हार्म कर रहा है, किसी तरीके से अफेक्ट कर रहा है, तो मैं बोल दूंगी इसको रोक दो, ये मेरी प्रॉपर्टी में ट्रस्टी अब नहीं हो सकता, तो उसको हमेशा के लिए रोक दिया जाएगा कि आप इसकी प्रॉपर्टी में अब एक्सेस नहीं कर सकते। where there is exist no standard for ascertaining the actual damage or likely to be caused or the invasion, अब हम नहीं बता पा रहे हैं कि कितना नुकसान हुआ है, तो हमने क्या ग्रांट कर दिया, हमेशा के लिए इंजंक्शन लगा दिया, भाई तू ये बिजनेस ही नहीं कर सकता। Invasion is such that compensation money would not afford the adequate relief। ये अपन ने ये सारे पॉइंट्स और कहाँ कहाँ पढ़े हैं, जब हमने पढ़ा था कि मूवेबल प्रॉपर्टी ओनर की नहीं है, इमीडिएट पोजेशन उसे ट्रांसफर करना है, तब हमने पढ़ा था कि क्यों करना है ट्रांसफर, ऐसी कौन सी सिचुएशंस हैं जब अमाउंट नहीं आ सकता। तो आपको एग्जाम्पल दिया गया था टेम्पल स्टोन का कि अमाउंट नहीं बताएगा, जब फोटोज वाला एग्जाम्पल दिया था कि फोटोज इमोशंस अमाउंट में, मनी के वर्थ में नहीं आ सकते तब, और वेयर इंजंक्शन इज नेसेसरी टू प्रिवेंट मल्टीप्लिसिटी ऑफ जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, मतलब अब एक के बाद एक के बाद एक के बाद केस लेके आओगे, इससे अच्छा क्या करो, इस पे इंजंक्शन लगा दो। अब कब परपेचुअल इंजंक्शन इज ग्रांटेड, पॉइंट नंबर 1 क्या है बच्चे, ट्रस्टी है अगर, पहला क्या है, ट्रस्टी है प्लेंटिफ का, दूसरा क्या है हिमांशी, दूसरा पॉइंट क्या है, एक्चुअल डैमेज नहीं पता चल रहा है कि कितना हुआ है, तीसरा क्या है, मनी एडिक्वेट रिलीफ नहीं है, कॉम्पनसेशन एडिक्वेट रिलीफ नहीं बल्कि इंजंक्शन एडिक्वेट रिलीफ है, और लास्ट क्या है, मल्टीपल प्रोसीडिंग्स, बहुत सारे जज के पास केसेस आते जाएंगे, तो वो क्या लगा देगा, स्टे लगा देगा कि आज तुम इसको हार्म करो, कल को और किसी को भी करोगे, इससे एक ही बार में क्या कर लो, स्टे लगा लो, ठीक है। फिर है मैंडेटरी इंजंक्शन। मैंडेटरी इंजंक्शन यानी जरूरी इंजंक्शन, बहुत जरूरी हो गया है। अब इसका एग्जाम्पल बहुत सिंपल है बच्चे, हाँ, एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, ठीक है, एक सॉफ्टवेयर कंपनी, इसको क्या बनानी है, अपनी एक ऐप बनानी है, ऐप समझते हैं हम, ठीक है। अब अगर किसी को अपनी एक ऐप बनानी है तो उसको जो डेवलपर ऑफ ऐप होगा उसको सारा डेटा देना पड़ेगा, ऐप बनाने के लिए सब कुछ देना पड़ेगा ना, ठीक है। तो अब जो सॉफ्टवेयर कंपनी अपना डेटा किसी को शेयर करेगी ऐप बनाने के लिए और उसको टाइमलाइन देगी, भैया 3 मंथ्स में क्या बना दो, ऐप बना दो, 3 मंथ्स हो गए अभी तक ऐप का कुछ भी रिस्पॉन्ड नहीं आया, और इतना सारा डेटा आपका उस पर्सन के पास है, तो आपको इसके लिए क्या लगेगा, मैंडेटरी इंजंक्शन। अब आप बोलोगे मैम तो परपेचुअल टेम्पररी क्यों पढ़ाया, देखो टेम्पररी अभी के लिए होता है,
टेम्पररी का फाइनल डिसीजन आ जाए तो क्या हो जाता है, परपेचुअल। अब आपको बीच में अगर कोई इंजंक्शन चाहिए कि ये मेरे लिए बहुत जरूरी है क्योंकि मेरा डेटा खराब हो जाएगा, मेरा डेटा वायरल हो जाएगा, इसलिए मुझे क्या चाहिए, अभी की अभी मैंडेटरी इंजंक्शन चाहिए। तो जब ऐसे मैटर्स होते हैं, अर्जेंट मैटर्स, उसमें हमें उसका धंधा बंद ही कराना है सपोज, तो हमें क्या लेना पड़ेगा, मैंडेटरी इंजंक्शन। सबको क्लियर है? अब जहां परपेचुअल और टेम्पररी इंजंक्शन लिखा है वहां लिख दो यूज ऑफ ब्रांड नेम, ब्रैकेट में लिखो ट्रेडमार्क, लिखो यूज ऑफ ब्रांड नेम, ब्रैकेट में लिखो ट्रेडमार्क। बस लास्ट टॉपिक बचा है अब आपका, आज चैप्टर खत्म कर देंगे, आखिरी टॉपिक है। यूज ऑफ ब्रांड नेम, ब्रैकेट में लिखो ट्रेडमार्क। जहां मैंडेटरी इंजंक्शन लिखा है वहां डैश करके लिखो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन कॉन्ट्रैक्ट, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन कॉन्ट्रैक्ट डैश सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन कॉन्ट्रैक्ट डैश मैंडेटरी इंजंक्शन के बाजू में लिखो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन कॉन्ट्रैक्ट डैश डेटा शेयर्ड, data shared dash not received the app from developer, not received the app from developer, hence mandatory injunction. not received the app within time लिखवाया है क्या मैंने, from developer, मैंडेटरी इंजंक्शन। जब अपन ने टेम्पररी इंजंक्शन पढ़ा तब अपन ने क्या समझा बच्चे, स्पेसिफिक टाइम के लिए। जब हमने परपेचुअल पढ़ा तो हमने क्या पढ़ा, वो क्या है, फाइनल डिक्री, ठीक है, परमानेंट इंजंक्शन। यहां पे लिखा है टू प्रिवेंट अ ब्रीच ऑफ एन ऑब्लिगेशन, मतलब कि उसको बोला था 3 मंथ्स में क्या दे दो, ऐप दे दो, नहीं दिया तो एक ऑब्लाइज था वो कि ऐप देने के लिए, पर उसने क्या किया, उसको ब्रीच किया है, तो मुझे वो रोकने के लिए क्या देना पड़ेगा, मैंडेटरी इंजंक्शन। इट इज नेसेसरी टू कंपेल अ परफॉर्मेंस ऑफ सर्टेन एक्ट्स व्हेन कोर्ट इज केपेबल ऑफ एनफोर्सिंग, द कोर्ट अपने डिस्क्रिशन में ग्रांट करेगा इंजंक्शन टू प्रिवेंट द ब्रीच कंप्लेंट और ऑल्सो कंपेल द परफॉर्मेंस ऑफ रिक्विजिट्स एक्ट। या तो उसको बोल देगा कि ऐप दे दो, या तो बोल देगा कि इंजंक्शन है, मैंडेटरी इंजंक्शन है, तो ये कोर्ट डिसाइड करेगा कि हाँ इस केस में मैंडेटरी इंजंक्शन देना बहुत जरूरी है। डैमेजेस इन ल्यू इन एडिशन और इंजंक्शन, अब जो आप लोग बोल रहे हो कि 3 मंथ्स में ऐप नहीं आई, तो उसको जो भी डैमेज हुआ है, जो भी नुकसान हुआ है, उसका डेटा तो गया ही गया था, उसके अलावा तो वो भी वो साथ में क्लेम कर सकता है। तो रिलीफ फॉर डैमेजेस शैल नॉट बी ग्रांटेड अंटिल प्लेंटिव हैज claimed for that relief in his plaint। अगर लिखित में देगा अपनी एप्लीकेशन में कि मुझे क्या चाहिए, कॉम्पनसेशन भी चाहिए, तो आपको वो भी मिलेगा। क्लियर है सबको? अब एक लास्ट टॉपिक बचा है बच्चे, इंजंक्शन व्हेन रिफ्यूज्ड। कब कोर्ट बोलेगा कि मैं इंजंक्शन नहीं लगाऊंगा? आपको क्या लगता है कब बोलेगा? जब उसका मन नहीं हो। उसके अलावा तो क्या वैलिड रीजन, वही तो पूछ रही हूँ, नहीं पता? पहला पॉइंट देखो, टू रिस्ट्रेन एनी पर्सन फ्रॉम प्रोसिक्यूटिंग अ जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। एक बार समझ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। पॉइंट समझ लोगे तो याद करने के लिए इजी हो जाएगा। क्या हम किसी को रोक सकते हैं, ए भाई तू कोर्ट नहीं जा सकता, इस पे इंजंक्शन लगा दो, ये कभी कोर्ट नहीं आएगा? क्या हम लगा सकते हैं क्या? तो कोर्ट इस केस में क्या बोलेगा, ओ ऐसा हम नहीं बोल सकते, ठीक है। तो पहला पॉइंट, किसी को रोकना, रिस्ट्रेन मतलब रोकना। ऐसा रिफ्यूजल होगा कि इन फॉलोइंग केसेस में आपको इंजंक्शन कभी भी ग्रांट नहीं होगा। अगर आप बोलोगे जज साहब इसको रोको, जुडिशियल प्रोसीडिंग्स ये स्टार्ट नहीं कर सकता, ठीक है। दूसरा, टू रिस्ट्रेन एनी पर्सन फ्रॉम इंस्टीट्यूटिंग अ प्रोसीडिंग, सेम चीज है, प्रोसिक्यूटिंग एनी प्रोसीडिंग इन अ कोर्ट नॉट सबऑर्डिनेट टू दैट फ्रॉम विच द इंजंक्शन टू बी सॉट। अब वो ये नहीं बोल सकता भाई तू डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मत जा, तू सीधे हाई कोर्ट जा, इसको इंजंक्शन दे दो, ये हाई कोर्ट नहीं जा सकता, सीधे कहाँ जाए, सुप्रीम कोर्ट जाए। क्या कोर्ट देगा ऐसा इंजंक्शन? नहीं। तो सब ऑर्डिनेट कोर्ट नहीं जाओ या इसके सुपीरियर कोर्ट नहीं जाओ, ऐसा इंजंक्शन भी कोर्ट आपको नहीं देगा। थर्ड पॉइंट, वहां ब्रैकेट में लिख लो हाई कोर्ट / सुप्रीम कोर्ट।
थर्ड पॉइंट देखो, टू रिस्ट्रेन एनी पर्सन फ्रॉम अप्लाइंग टू एनी लेजिस्लेटिव बॉडी। मुझे पार्लियामेंट जाना है, आप कोर्ट जाके बोल सकते क्या इस मैडम को रोको, ये पार्लियामेंट जा रही लॉ चेंज करवाने, आप ये इंजंक्शन नहीं ला सकते, कोर्ट आपको रिफ्यूज कर देगा, भाई ये मैं नहीं कर सकता, उसका राइट है वो जाना चाहे किसी भी लेजिस्लेटिव बॉडी के पास तो वो जा सकती है। लेजिस्लेटिव बॉडी अंडरलाइन करके लिख दो, पार्लियामेंट। क्या मैं किसी को रोक सकती हूँ, क्रिमिनल मैटर नहीं रेज कर सकते, इसका तो भाई सिविल ही बनता है, नहीं, उसकी मर्जी है, इसे उसे क्रिमिनल में ले जाना है क्रिमिनल में ले जाए, सिविल में ले जाना है सिविल में ले जाए। तो फोर्थ पॉइंट, टू रिस्ट्रेन एनी पर्सन फ्रॉम इंस्टीट्यूटिंग और प्रोसिक्यूटिंग एनी प्रोसीडिंग्स इन अ क्रिमिनल मैटर। सब इंस्टीट्यूटिंग प्रोसिक्यूटिंग इन सब का मतलब समझते हैं, यही है कि हम जब कोर्ट में इंस्टीट्यूट करते हैं, एप्लीकेशन डालते हैं, प्रोसिक्यूट करते हैं कि हमको इसको जेल भिजवाना है, तो ये चीज के लिए आप किसी को रोक नहीं सकते, आप इंजंक्शन के लिए नहीं मांग सकते। फिर टू प्रिवेंट द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ परफॉर्मेंस विच वुड नॉट स्पेसिफिकली एनफोर्स। जो हम एग्जाम्पल देख रहे थे शुरू से, प्रत्यक्ष अरिजीत सिंह को ला रहा था, क्या इंजंक्शन लगा सकते हैं, भाई तूने हमारे यहाँ परफॉर्म नहीं किया, अब तू जीवन में परफॉर्म नहीं करेगा, ऐसा लगा सकते क्या? नहीं। कोर्ट के थ्रू लगा सकते क्या? नहीं। कोर्ट रिफ्यूज कर देगा कि किसी के इवेंट में उसने परफॉर्म नहीं किया, तो आप ये मत बोलो कि अब इसको बोलो जज साहब ये कहीं परफॉर्म नहीं करे, ठीक है, वहां लिख लो सिंगिंग इवेंट। Sixth point, to prevent on ground of nuisance an act which is not reasonably clear that it will be a nuisance। मतलब कि आप बोल रहे हो जज साहब ये न्यूसेंस है, ये तो अलाउड नहीं है। वो कौन था? दिव्यांश। उसने एक बार क्लास में एग्जाम्पल दिया था कि मुझे एक बच्चे पे केस फाइल करना है, उसने मेरी गोदी में पी कर दिया है, ठीक है, अब वो बोल देगा इस पे इंजंक्शन लगाओ, ये मेरी गोदी में पी नहीं कर सकता, ठीक है। अब ये क्या रीजनेबली कह सकते कि हम ये न्यूसेंस है? नहीं। तो जो आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते ये न्यूसेंस है, उसके लिए आप हमें मत बोलो ये न्यूसेंस है और इसमें इंजंक्शन लगाया जाए, ठीक है। तो जब तक आप रीजनेबली डिक्लेयर नहीं करा पाओगे कि ये न्यूसेंस है, ये हमें अफेक्ट कर रहा है, ये हमें हार्म कर रहा है, तब तक कोर्ट भी उस चीज में इंजंक्शन नहीं लगाएगा कि न्यूसेंस है, इसे रोक दो, ठीक है। इसके बाद जी पॉइंट, to prevent a continuing breach in which the plaintiff has acquiesced। acquiesced के आगे मतलब लिखो earlier accepted, लिखो earlier accepted। अगर आपने कोई चीज पहले कॉन्ट्रैक्ट में एक्सेप्ट करी है, जैसे कि अगर आपने बोला एडवांस 5,000 देना, बाकी 50,000 का पेमेंट बाद में देना, ठीक है, 5,000 आने के बाद आपको लग रहा है कि नहीं नहीं यार इसने तो गलत किया है, मुझे और पेमेंट चाहिए, तो जो चीज आप पहले अलाउ कर गए उसके लिए इंजंक्शन लेने की जरूरत नहीं है। जो चीज आपने पहले एक्सेप्ट कर ली थी कि अगर मेरे गार्डन में आप फ्रूट्स लेने आते हो तो आप आ सकते हो, हमको कोई दिक्कत नहीं है, और फिर आप बाद में बोल रहे हो इसको रोको, ये मेरे यहाँ फ्रूट्स लेने नहीं आ सकता, तो वो चीज में कोर्ट आपको इंजंक्शन नहीं देगा। जो चीज पहले आपने एक्सेप्ट कर ली थी वो फिर हमेशा के लिए एक्सेप्ट करो, ठीक है। वहां लिख लो फर्स्ट अलाउड, फर्स्ट अलाउड, और एग्जाम्पल लिखो, छोटे से वर्ड्स में लिखवा रही, एग्जाम्पल लिखो एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेड फर्स्ट अलाउड मतलब फर्स्ट एक्सेप्टेड जी में, फिर एग्जाम्पल लिखो ईजी एक्सेप्टेड building of a wall, building of a wall on my property with the neighbor। नेबर को बोला था आप दीवार लगा लो कोई दिक्कत नहीं है, बाद में बोले तोड़ो तोड़ो, या रुको रुको आप ये नहीं लगा सकते, तो वो चीज अलाउड नहीं होगी। क्लियर है सबको? उसके बाद H point, when equally efficacious relief can be certainly be obtained by any other usual mode of proceeding except in case of breach of trust। एक बार लाइन पढ़ना, when equally efficacious relief can certainly be obtained by other usual mode, मतलब समझ आ रहा है? तोड़ तोड़ के कहीं और से अगर डील कर लिया है, ऑलरेडी सब कुछ केस वेस कर लिया है, उसके बाद हमारे पास नहीं हो, लेकिन ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है, तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में आ सकते हो, इंजंक्शन लगवा सकते हो। तो एक्सेप्ट पे ब्लॉक बना लो ऐसे।
दीदी बाजू में है आपके, कॉम्प्लीमेंट दे रही हूँ बेटे। फिर HA, इट वुड impeded और डिले द प्रोग्रेस और कंप्लीशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। अपन ने एक सेक्शन देखा है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में, इंजंक्शन नहीं लगा सकते, अगर वो डिले हो जाएगा, इम्पीड हो जाएगा, जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं बोलेगा तब तक हम इंजंक्शन नहीं लगा सकते। तो सेम पॉइंट उसमें लिख दिया है कि अगर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है और उसमें इंजंक्शन लगाने से वो और डिले हो जाएगा और पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट जाएगा तो उसमें हम इंजंक्शन नहीं लगाएंगे। I point, when the conduct of plaintiff or his agent has been such as to disentitle him to be an assistant of the court। जब आप खुद ही कोर्ट से अपने फैक्ट्स छुपाते हो, खुद ही कोर्ट को सच नहीं बताते, तो आपको इंजंक्शन तो हम मना ही करेंगे। वहां लिख लो, who has hidden the important facts will never have an injunction order। who has hidden important facts, who has hidden important facts, आई के आगे लिखना है प्रत्यक्ष, who has hidden important facts will not be granted an injunction order। लिख जल्दी लिख लेते यार, will not be granted an injunction order। लास्ट, when the plaintiff has no personal interest in the matter। भाई तुम्हारा कोई काम का नहीं है तो चक्के इंजंक्शन लगाने की जरूरत भी नहीं है। तुम्हारा कोई, तुमको हार्म हो रहा तो आओ, तुमको कोई हार्म नहीं हो रहा तो हम जबरदस्ती किसी पे इंजंक्शन नहीं लगाएंगे। एक बार मेरे साथ बस ये पॉइंट्स रिवाइज कर लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहली चीज, क्या किसी को जुडिशियल प्रोसिक्यूटिंग के लिए हम मना कर सकते हैं, प्रोसीडिंग के लिए? नहीं। क्या हम किसी को ये बोल सकते हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट जाओ, सुपीरियर कोर्ट जाओ? नहीं। क्या हम किसी को ये बोल सकते हैं लेजिस्लेटिव बॉडी में मत जाओ? नहीं। क्या हम किसी को बोल सकते हैं क्रिमिनल मैटर नहीं लेके आओ? नहीं। क्या हम किसी को बोल सकते हैं कि आपने हमारे यहाँ इवेंट नहीं किया, आप किसी के यहाँ इवेंट नहीं करोगे? और फिर क्या हम किसी को बोल सकते हैं ये न्यूसेंस है, पर एक्चुअल में रीजनेबली आप इसे एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो कि न्यूसेंस है? नहीं। जैसे कि फैक्ट्री से कोई स्मेल आती है, हर फैक्ट्री के बाहर से स्मेल आती है, आप बोल रहे हो हम, मुझे बहुत अफेक्ट हो रहा है, इंजंक्शन लगा दो, ये फैक्ट्री बंद करा दो, ये स्मेल तो मैं एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही हूँ। ये सब ओवर एक्टिंग जो करते हैं। तो अब जब सिर्फ तुम्हें ये दिक्कत है, ये एक्चुअल में कोई न्यूसेंस नहीं है, तुम्हारे नॉस्ट्रल्स में ये स्मेल लग रही है जबकि वो कोई स्मेल नहीं है, तो हम इसमें इंजंक्शन नहीं लगाएंगे। वहां लिख दो फैक्ट्री स्मेल, फैक्ट्री स्मेल एफ के आगे लिखना है बच्चे, लिख लिया। जिसमें ऑलरेडी आपको ऑलरेडी एक्सेप्टेड थी टर्म्स एंड कंडीशंस, अब आके उसमें बोलोगे इंजंक्शन चाहिए तो मिलेगा क्या? नहीं। जिसमें आपने फुली कहीं से कॉम्पनसेशन ले लिया है फ्रॉम एनी अदर मोड, उसमें कोर्ट में आ सकते हो? नहीं। ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में आ सकते हो? हाँ हाँ हाँ। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में अगर डिले होता है, एम्बिडियन होता है, तो क्या उसमें आप कोर्ट में आ सकते हो इंजंक्शन के लिए? नहीं, कोर्ट रिफ्यूज कर देगा। अगर आप खुद ही हिडन फैक्ट्स छुपा रहे हो तो भी कोर्ट एक्सेप्ट नहीं करेगा। पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है तो भी कोर्ट इंजंक्शन नहीं देगा। क्लियर है सबको? वो लास्ट वाला रीड मार्क करो, इंजंक्शन टू परफॉर्म नेगेटिव अग्रीमेंट। ये शेड्यूल दिया हुआ है जहां पर ने इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट वाला एग्जाम्पल देखा, सेक्शन देखा था ना 20A। तो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं? तो ट्रांसपोर्ट वाले, एनर्जी वाले, वाटर सैनिटेशन, कम्युनिकेशन। एक बार बस देख लेना, एग्जाम में इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं आता, ठीक है? पर स्टिल रीड जरूर करना, वो सेक्शन में बता देती हूँ।